अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी में खुशामदीद। मैं हूं राहील हसन। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के थ्योरम 8.1 के ऊपर। आज के सेशन का मकसद सिर्फ इस थ्योरम को समझाना नहीं बल्कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में उसको आपको याद भी करवाना है। आमतौर पर इन थ्योरम्स को बहुत मुश्किल समझा जाता है अगर कोशिश की जाती है कि इनको रट्टा ही लगा लिया जाए, लेकिन अभी चंद मिनट बाद आपको महसूस होगा कि ये थ्योरम इतने मुश्किल नहीं है और ना ही इन्हें रट्टा लगाने की कोई जरूरत है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि लोग इनको रट्टा क्यों लगाते हैं। इसकी दो रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि जिस वक्त हम ये थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनके ऊपर फोकस कम करते हैं। दूसरी रीजन ये है कि जिस वक्त हम इसको याद करने बैठते हैं तो इसके लिए कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं इस्तेमाल करते। जब हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक भी नहीं होती और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होते तो उस सूरत में पीछे फिर रट्टा ही बचता है। इस थ्योरम के अंदर इस सेशन में जो आपको समझाने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है ना, उनको डिटेल में डिस्कस करना क्योंकि इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको साथ साथ दी जाएंगी ना, उनको फॉलो करते रहें। आप देखेंगे इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में आपको ये थ्योरम ना सिर्फ समझ आ जाएगा बल्कि याद भी हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका क्लियर होना आपके जहन में बहुत जरूरी है। इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करना है वो है प्रोजेक्शन, यानी कि साया। जैसे ये एक आदमी का साया, इसे हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ मैन। बिल्कुल इसी तरह ये एक लाइन का साया, इसे हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन। अब इस साए की लंबाई कितनी होगी इसका तयन करने के लिए हमें पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा नीचे। यहाँ से हमें पॉइंट डी हासिल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी लाइन का प्रोजेक्शन जो है ना वो ए डी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ टू एडजेसेंट लाइंस। हमें दो लाइनें दी जाती हैं, जैसे कि ये एक वाइट लाइन है और एक ब्लैक लाइन है। हमें कहा जाता है कि इनका रेक्टेंगुलर एरिया निकालना है। हम वाइट लाइन को सी का नाम देते हैं और ब्लैक लाइन को हम एक्स का नाम देते हैं। अब हमने इनका रेक्टेंगुलर एरिया निकालना है, लेकिन हमें तो पता है रेक्टेंगल कुछ इस टाइप की हुआ करती है, लेकिन इन दो लाइनों का रेक्टेंगुलर एरिया कैसे निकालना है इसके लिए हम इनको रीअरेंज करेंगे। इन दो लाइंस को हम कोई इस शेप में रीअरेंज करते हैं, इस तरह हमें एक रेक्टेंगल हासिल हो जाएगी। इस रेक्टेंगल में इस वाइट लाइन का नाम सी है और इस ब्लैक लाइन का नाम एक्स है। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एल क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। तो इस हिसाब से हमारी इस रेक्टेंगल का एरिया होगा सी इंटू एक्स। तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट है जी कि राइट ट्राइंगल क्या होती है और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होती है। राइट ट्राइंगल आप पहले से जानते हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आपके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा। ऐसी ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ये देखें ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो ऐसी ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो एंगल है आपका 90 डिग्री का, या जो एंगल है उसके ऑपोजिट साइड का स्क्वायर लेना है हमने। स्क्वायर में आपको बताता चलूँ कि स्क्वायर ऐसा होता है, आमतौर पे जिस लाइन का स्क्वायर लेना होता है उस तरह की 3 और लाइंस मिला के एक डब्बा बनाते हैं। उस डब्बे के अंदर जो एरिया आएगा वो उस लाइन का स्क्वायर होता है। अब एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर ये किसके बराबर है, एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम। ये एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स हैं, इनके हम स्क्वायर ले लेते हैं और इनका हम सम कर लेते हैं। लें जी, ये राइट ट्राइंगल सॉल्व हो गई, जिसको हम पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं।
अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की तरफ। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को भी तकरीबन इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखें, एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर लेना है हमने। एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर किसके बराबर है? एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम। ये एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स, इनके स्क्वायर्स का सम। देखें, अब यहां तक तो दोनों ट्रायंगल का सॉल्यूशन बराबर ही है। इसमें ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अब थोड़ा सा एडिशन हम क्या करेंगे कि जिन दो लाइंस ने एंगल बनाया था उनमें से एक लाइन को यूज करेंगे और दूसरी लाइन का प्रोजेक्शन यूज करेंगे। अब एक लाइन और दूसरी के प्रोजेक्शन को मिला के हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसका हम ट्वाइस कर लेंगे। ये हमने एक लाइन और दूसरी के प्रोजेक्शन को मिला के एक रेक्टेंगल बनाई और उसका ट्वाइस कर लिया। ले जी, आपकी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके आप थोड़ी देर के लिए इसको देखें, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इस काबिल हैं कि हमें डेफिनेशन इसकी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है? इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, द स्क्वायर ऑन द साइड्स, साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड जो है ना उसका स्क्वायर, ये ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, वो दोनों साइड्स जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हैं उनके स्क्वायर्स का सम। तो ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हैं, इनके स्क्वायर लेते हैं और उसका सम कर लेते हैं। आगे वो कह रहा है टुगेदर विद, यानी कि इसमें हम कुछ प्लस करेंगे। ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, यानी कि एक साइड और दूसरी का प्रोजेक्शन। ये देखें जी, ये एक साइड है और दूसरी का प्रोजेक्शन है। इनके साथ जो रेक्टेंगल बनेगी उसका हम ट्वाइस कर लेंगे। ये हम उन दो लाइंस की रेक्टेंगल बनाते हैं और इसका हम ट्वाइस कर लेते हैं। बहुत आसान है। ये मैंने कलर्ड में इसलिए बताया है कि आपको समझने में आसानी हो। जी जनाब, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनका आपके जहन में क्लियर होना निहायत जरूरी है। मैंने कोशिश की है कि इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाऊं। अगर तो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं तो फिर हम इससे आगे चलेंगे, और अगर अभी नहीं क्लियर हुए तो इस वीडियो को पीछे से दोबारा देखें, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, जब तक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाए आपने आगे नहीं चलना। और अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं फिर हम आगे चलते हैं। आगे है नेमिंग टेक्निक। ज्योमेट्री में आमतौर पे नेम जो रखे जाते हैं ना वर्टिसेस के या लाइंस के, उनकी एक मखसूस तरीका होता है, और ये तरीका आपको ये मैं समझा देता हूं ताकि जिस वक्त हम थ्योरम कर रहे होंगे ना तो उसमें वो समझने में बहुत आसानी होगी। नेमिंग टेक्निक में फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, हम इसको ए, बी और सी का नाम दे देते हैं। अब ये ए, बी और सी जो है ना, ये इनके वर्टिसेस नेम है, और साइड नेम जो है उसका तरीकाकार ये है कि ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। अब हमें ए बी को प्रोड्यूस करना है जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया, और इसकी लंबाई का तयन करने के लिए सी से एक परपेंडिकुलर गिराना नीचे, इनका मीटिंग पॉइंट डी कहलाएगा। अब ए से डी क्योंकि अननोन है और अननोन को हमेशा एक्स से डिनोट किया जाता है, और सी डी क्योंकि परपेंडिकुलर है इसको हमेशा हाइट यानी कि एच से डिनोट किया जाता है। यही टेक्निक अब बाकी तमाम थ्योरम्स में भी इस्तेमाल होगी, और ऑलमोस्ट ज्योमेट्री में भी यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अब डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशन। द स्क्वायर ऑफ द
opposite side of an obtuse angle, ये obtuse एंगल की opposite side का स्केयर, इसका नाम BC भी कह सकते हैं हम इसको, और A भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स containing the obtuse angle together with rectangle made by one of side and others projection। ये देखें, एक साइड और दूसरी के प्रोजेक्शन से जो हमने रेक्टेंगल बनाई है उसका ट्वाइस, इसको हम मेजर ऑफ ए बी और मेजर ऑफ ए डी या फिर इसको सी एक्स कहेंगे। इसी इक्वेशन को हम वर्टिसेस नेम में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे, और अगर हम इसे लाइन नेम में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे। यहाँ भी आप वीडियो को पॉज करके हर चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है ना, वो सिर्फ समझने के लिए था, वो लिखने के लिए नहीं था। इससे आगे जो पोर्शन शुरू हो रहा है, ये वो पोर्शन है जो आपने पेपर में लिखना है। गिवन एंड टू प्रूव। सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। एक ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ABC, जिसका ऑब्ट्यूज एंगल जो है ना वो A है। तो गिवन में बताया जाता है कि ABC इज अ ट्राइंगल हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल BAC एट A। सिंपल है कि A के ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल है। वैसे भी जब BAC ये तीन वर्टिसेस जब बताए जाते हैं ना, तो ये अंडरस्टूड होता है कि दरमियान वाले के ऊपर एंगल है। दूसरा पार्ट इसका ये है कि ड्रा CD परपेंडिकुलर ऑन BA प्रोड्यूस्ड। पहले तो BA को प्रोड्यूस करते हैं ना, BA को ज़रा लंबा करते हैं और इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं CD। ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया CD। अब यहाँ से हमें हासिल क्या हुआ, हमें प्रोजेक्शन मिला, AD प्रोजेक्शन मिला किसका, AC का। तो इसी चीज़ को आगे बयान किया गया है कि सो दैट AD इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ AC, AD इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BA प्रोड्यूस, ये जो BA प्रोड्यूस किया था ना इसके ऊपर। अब नेमिंग टेक्निक से हम उसी तरह नाम लिख लेते हैं जैसे पहले बताया गया है। A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c, AD को हम X लिखेंगे और CD को हम H लिखेंगे। अब इसी तरह नाम जो है तमाम लाइनों के नाम हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखें टेक BC इज इक्वल टू A, इसी तरह AC इज इक्वल टू B, AB is equal to C, AD is equal to X and CD is equal to H। उसके बाद टू प्रूफ है। टू प्रूव आपको शुरू से समझाया जा रहा है, नेमिंग टेक्निक में भी डिटेल से समझा दिया गया है। इस वजह से यहाँ सिर्फ उसकी इक्वेशन लिखी जा रही है, यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मेजर ऑफ AB इंटू मेजर ऑफ AD। ये मैंने वर्टिसेस नेम के साथ लिखा है। इसके बाद मैं इसको लाइन नेम के साथ लिख देता हूँ। अब आखिरी चीज़ प्रूफ के लिए मैं इस डायग्राम के अंदर एक चीज़ मेंशन करूँगा कि हमें गिवन से पता है कि ये CD जो है ना ये एक परपेंडिकुलर है, तो इसको हम ये इस एंगल से मेंशन कर देंगे कि ये 90 डिग्री है। जैसे ही हम ये मेंशन करते हैं हमें पता चलता है कि ये दो ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे मिल रही हैं। एक CDB ये बड़ी ट्राइंगल है और CDA ये छोटी ट्राइंगल है। मैं आसानी के लिए इसको छोटी ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेता हूँ इससे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये CDA ट्राइंगल अलहदा हो गई है और CDB ट्राइंगल अलहदा हो गई है। प्रूफ के लिए हम कुछ इस तरह बनाएंगे। प्रूफ, इधर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और इधर इनकी रीजंस लिख लेंगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक CDA ट्राइंगल है और एक CDB ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल्स में D एंगल 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मेजर एंगल CDB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें गिवन से पता चला। गिवन में ये था ना कि ये परपेंडिकुलर है उसके ऊपर,
इस ट्राइंगल में भी सी डी ए 90 डिग्री का होगा, ये हमें गिवन से पता है। अब अगर ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं तो राइट ट्राइंगल को पैथागोरियन थ्योरम लग जाता है। हम इसको पैथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, यानी बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी सी डी स्क्वायर के। ये हमने पैथागोरियन थ्योरम लगाया। बिल्कुल इसी तरह हम इस ट्राइंगल को भी पैथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसके बाद हमें यहाँ पे पता है कि बी डी जो है ना बेसिकली सी और एक्स का मजमुआ है, तो बी डी की जगह पे ये लिखते हैं, बाकी लाइन नेम बी सी की जगह पे हम ए लिख लेते हैं और सी डी की जगह पे हम एच लिख लेते हैं। और ये मैं मेंशन भी कर रहा हूँ आगे कि बी डी जो है ना बी ए प्लस ए डी का मजमुआ है। यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी सिंपल हमने लाइन नेम लिख दी है। अब यहाँ पे हम इस स्क्वायर को खोल देंगे, सी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, और एच स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ ले आते हैं। ये हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप देखें इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है ना वो बी स्क्वायर के बराबर है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में यहाँ पे बी स्क्वायर लगा देते हैं। ये देखें बाकी सारा वैसे ही है, ए स्क्वायर वैसे ही, सी स्क्वायर वैसे ही, 2cx वैसे ही, और एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर लगा दें। और ये हम बता भी देते हैं कि ये हमने इक्वेशन 1 और 2 से किया। उसके बाद हम इसको सिंपल अरेंज करके लिखेंगे और फिर हम इसको वर्टिसेस नेम्स में लिख लेंगे। लें जी, ये हमारा प्रूफ है, बहुत आसान है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल्स हैं सी डी ए और सी डी बी, दोनों के हमने गिवन से 90 डिग्री के एंगल निकाले। 90 डिग्री के एंगल लगाने के बाद हमें पता चला कि ये पैथागोरियन थ्योरम इनके ऊपर अप्लाई हो सकता है, तो हमने दोनों पे पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई किया। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, हमने स्क्वायर खोला और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने उसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद हम दोबारा इसको अरेंज करेंगे और इसका वर्टिसेस नेम लिख लेंगे। ले जी, थ्योरम हमारा मुकम्मल हुआ। अब आप इस वीडियो को 2 दफा मजीद देख लें। 2 दफा मजीद देखने से एक तो ये थ्योरम आपको याद हो जाएगा और दूसरा उसका ये फायदा होगा कि इस चैप्टर के बकाया 2 थ्योरम जो है ना वो आपको 5 या 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कोई राय देना चाहें या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। इंशाल्लाह अगले थ्योरम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।